Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे रेडिएशन हैजार्ड, जिससे रिलेटेड फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स को, फिर आप जो है आंसर्स को वो टैली कीजिए बाद में। तो नंबर 1 है इफेक्टिव डोज ऑफ स्टोकास्टिक इफेक्ट इन एनी वन एयर शुड नॉट एक्सीड। तो इफेक्टिव डोज जो है स्टोकास्टिक इफेक्ट में वो कितनी लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो हमें बतानी है। सेकंड है हमारा फुल फॉर्म ऑफ अलारा। अलारा की फुल फॉर्म लिखनी है। अलारा की फुल फॉर्म के अलावा डिटेल में आपको अगर जानना है तो चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। देन थर्ड है हमारा मेडिकल डायग्नोस्टिक यूज रेडिएशन कंट्रीब्यूट अबाउट, यानी कि मेडिकल जो डायग्नोस्टिक रेडिएशन है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है बेसिकली। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, करंट अवेलेबल जेनरिक टाइप ऑफ गोनाड शील्ड आर फ्लैट कॉन्टैक्ट शील्ड, शेडो शील्ड एंड। तो जो करंट हम जेनरिक टाइप ऑफ गोनाडल शील्ड, गोनाड जो है वो हमारे बेसिकली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको शील्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है गोनाडल शील्ड। वो हमारे फ्लैट शील्ड है, शेडो शील्ड है और कौन से और तरह के वो हमें बताने हैं। 5 है हमारा वोल बॉडी एक्सपोजर टू रिड्यूस रेडियम में अकर ड्यूरिंग स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड। तो वोल बॉडी का जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस करना है रेडियम से, बेसिकली वो हमें बताना है स्टोरेज से, मैनिपुलेशन से और किस चीज़ से हम कर सकते हैं। देन हमारा आता है 6th, डैश एन इंस्ट्रूमेंट इन विच अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट रीडिंग ऑफ डोज कैन बी ऑब्टेंड। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें डायरेक्ट और इमीडिएट बेसिकली ऑन द स्पॉट जो रीडिंग है वो ऑब्टेन हो सके, वो हमें बताना है। तो आप टेस्ट कीजिए नॉलेज को अपनी को और बाद में जो है इसके आंसर को अपने चेक कीजिए। देन है 7th, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड ऑन। जो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम किस में यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें बताना है। 8 हमारा डैश इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो हमें बताना है। 9 ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो डाउन सिंड्रोम्स हमें बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है बेसिकली। 10 है हमारा अबाउट 2/3 ऑफ बायोलॉजिकल डैमेज बाय एक्सरे इज़ ड्यू टू। तो जो हमारा 2/3 है बायोलॉजिकल डैमेज वो एक्सरे से होता है, वो किस वजह से होता है ये हमें बताना है। देन हेयर यू कैन सी द आंसर्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं और रिवीजन के लिए आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। Here you can see the 7, 8, 9, 10 answers. Then आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एसआई एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। तो इसमें बेसिकली कॉमनली यूनिट्स जो है वो लिखनी है और एसआई यूनिट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और रेगुलर जो हमारा कोर्स है उसमें भी इन डिटेल भी पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम में पैरामीटर्स हैं, एसआई यूनिट है और कॉमनली यूज्ड है। आपको इसी जो है क्रम में इसको याद रखना है। जैसे कि हमारा एक्सपोजर है उसकी एसआई यूनिट कूलम पर केजी है और उसको बेसिकली कॉमनली हम रोंजन से डिस्क्राइब करते हैं यूनिट को। एब्जॉर्ब डोज की ग्रे है बट हम रेड से कॉमनली यूज्ड करते हैं। डोज जो इक्विवेलेंट है उसकी एसआई यूनिट सीवर्ट है और कॉमनली यूज्ड में रैम है। रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरल है और कॉमनली यूज्ड में क्यूरी है। कर्मा की भी ग्रे है, GY से इसको डिनोट करते हैं और रेड हमारा कॉमनली यूज्ड है। ये आपको ऑन द टिप्स याद होने चाहिए, ये एग्जामिनर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी रेडिएशन हैजार्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग टर्म्स के बारे में हमें बताना है। तो 1 बाय 1 इसमें टर्म होगी, वो हमें डिटेल में बताना होगा। ये हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। जो हर एक टर्म है वो हमारी 2 मार्क्स के लिए होती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है एक्सपोजर, बेसिकली एक्सपोजर इंडेक्स। तो एक्सपोजर क्या है कि बेसिकली वो मेज़र करता है कि अमाउंट ऑफ जो एक्सपोजर है वो रिसीव्ड कितना हुआ इमेज रिसेप्टर पे,
और ये डिपेंड करता है कि कितने एमएस, कितना टोटल जो डिटेक्टर का एरिया है उस पर हमारी रेडिएशन है वो जो इंटरेक्ट हुई है, इरेडिएट हुई है। और बीम अटेन्यूएशन का मतलब कि कितनी जो बीम है वो हमारी रुकी है, अटेन्यूएट हुई हैं। तो एक्सपोजर जो इंडेक्स है वो हमारी इमेज जो क्वालिटी है उसको दर्शाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब हमें बताते हैं कि कितने पार्ट पे हमारी डिटेक्टर पे रेडिएशन लगी है, कितनी हमारी रेडिएशन अटेन्यूएट हुई है यानी कि रोकी गई है। अब वो किसी भी कारण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे एक्सपोजर इंडेक्स को दर्शाती है। देन सेकंड टर्म है हमारी एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज बेसिकली एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए होता है कि जिसमें एक फिज़िकल क्वांटिटी में जो रेडिएशन एनर्जी है कितनी एब्जॉर्ब हुई पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस में। तो एब्जॉर्ब डोज उसको दर्शाता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखें तो लार्जर जो एब्जॉर्ब डोज है उससे हैज़ार्ड भी ज़्यादा होते हैं यानी कि नुकसान भी ज़्यादा होते हैं। एब्जॉर्ब डोज की जैसा कि हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा है, जो एब्जॉर्ब डोज की एसआई यूनिट है वो ग्रे है और GY से डिनोट किया जाता है। थर्ड है हमारा हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर बेसिकली फर्स्ट हाफ वैल्यू लेयर दर्शाता है बेसिकली सब्सिक्वेंट जो हमारे आने वाली हाफ वैल्यू लेयर्स है उसमें होता है कि अमाउंट ऑफ जो स्पेसिफाइड मटेरियल है वो एयर कर्मा रेट से 1/2 हो जाता है आफ्टर मटेरियल हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द बीम। जब मटेरियल को बीम के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वो हमारी जो पिछली सारी जो हाफ लाइफ्स है उसके सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा हाफ वैल्यू लेयर दर्शाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो हमारा 1/2 हो जाता है कुछ देर के बाद एयर कर्मा रेट के हिसाब से। तो इसको हम समझ सकते हैं हाफ वैल्यू लेयर से। देन आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वर्कलोड। वर्कलोड बेसिकली आप नॉर्मल टर्म है जिसको आप देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी आउटपुट है किसी भी सिस्टम का, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसमें कितने पर्सन काम कर रहे हैं और कितना बेसिकली इसमें जनरली हमने ये टर्म को डिस्क्राइब किया है कि टोटल एनर्जी आउटपुट क्या है किसी भी सिस्टम का, उसमें कितने पर्सन एनिमल या कोई भी टास्क है वो ओवर है गिवन टाइम में अगर हो रहा है तो उसका अगर हमें आउटपुट निकाले तो वो हमारा वर्कलोड दर्शाता है कि कितने समय में कितने लोगों ने कितना काम किया है। तो ये हमारा है वर्कलोड। देन आता है हमारा फिफ्थ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है। इसमें बेसिकली नॉर्मल टर्म में हमें बताना है कि कोई भी फिज़िकल लॉ है वो स्टेट करता है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है और उसकी इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी के। जैसे कि हमें पता है कि एक इक्वेशन है, इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जो हमारी एक्सरे की इंटेंसिटी है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो सोर्स टू जो हमारा एक्सरे ट्यूबल्स के डिस्टेंस से। तो जितना अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो इंटेंसिटी है एक्सरे की वो कम होगी, तीव्रता जिसको कहते हैं वो कम होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हमें पता भी होना चाहिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हर एक जो टर्म है ये हमें डिस्क्राइब करनी है इतनी। देन 6 आता है हमारा अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का बेसिकली जो मेन इसका जो मीनिंग है वो होता है बेसिकली रोकना, किसी चीज़ को अटेन्यूएट करना, रोकना। और अगर हम अदर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्सटिंक्शन होता है यानी कि गायब बेसिकली। बट जो यहाँ है हमें एक्सरे के क्षेत्र में हमें अटेन्यूएशन रोकने से हम समझ सकते हैं, या फिर एक ग्रेजुअल लॉस होता है इंटेंसिटी का ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लक्स थ्रू अ मीडियम। किसी भी जो कोई भी चीज़ है उसका ग्रेजुअल लॉस होता है यानी कि लगातार उसका जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता वो कम होती जाती है, ऐसे ही एक्सरे के केसेस में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सनलाइट है वो अटेन्यूएट होती है डार्क ग्लासेस से। तो जो डार्क ग्लासेस यानी कि काले शीशों में से
जो हमारी सूरज की किरणें वो पास नहीं हो पाती, क्योंकि जो ब्लैक जो डार्क ग्लासेस है वो हमारे वो अटेन्यूएट करते हैं, रोकते हैं सनलाइट को पास थ्रू होने में। तो एक्सरे ऐसे ही हम समझ सकते हैं, जो एक्सरे है वो अटेन्यूएट होता है लेड से, इसलिए हम लेड अपरेंस का यूज़ करते हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके रेडिएशन से बेसिकली। तो ये हमें समझना है, इसमें अटेन्यूएशन का ये बेसिकली मीनिंग है। देन क्वेश्चन 4, राइट द शॉर्ट नोट ऑन। अब इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं अलारा और टीएलडी पे। बेसिकली ये हमारे 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 3 to 4 मार्क्स के आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। अलारा और टीएलडी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, यू कैन वॉच ऑन द चैनल, डेडिकेटेड वीडियो है, काफ़ी आप देख सकते हैं जाके। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट रेडिएशन सिकनेस। तो रेडिएशन सिकनेस के बारे में हमें बताना है। तो रेडिएशन सिकनेस या इलनेस वो होती है जिससे बेसिकली जब हमारे सिम्टम्स दर्शाते हैं कि हमें एक्सेसिव एक्सपोजर को, बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशन से हमारी एक्सेसिव एक्सपोजर हो चुकी है। तो रेडिएशन में बेसिकली 2 टाइप की रेडिएशन है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वो होती है जो हमें बेसिकली सराउंडिंग में होती है, जैसे कि लाइट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, जिनका हम डेली यूज़ में हम देखते हैं, रडार भी है। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये कोई भी यूजुअली कोई भी डैमेज नहीं करती हमारे टिश्यू पे। इसके विपरीत जो हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि हमारी एक्सरे हैं और गामा रे हैं, बाकी और भी हैं, ये हमारी इमीडिएट इफ़ेक्ट करती है, केमिकल इफ़ेक्ट करती है और ह्यूमन टिश्यू पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये सब जो रेडिएशन है वो हमें बीमार कर सकती है, तो ये समय हमें इसमें बताना है बेसिकली। तो आयनाइजिंग रेडिएशन वो हमारा एक्सरे भी होती है, वो हमें बेसिकली मेडिकल टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि हमारी गामा रेज भी की जाती है। हालांकि ये जो रेडिएशन है इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखा जाता है, उसके बाद ही ये प्रेस्क्राइब्ड की जाती है, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज। नाउ इसका बेसिकली कारण क्या हो सकता है रेडिएशन सिकनेस का? तो एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है कई बार, हाई जो डोजेज है वो रेडिएशन का, जैसे कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट का एक्सीडेंट है उसमें भी आपको एक्सपोजर हो सकता है रेडिएशन का। मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको एक्सेसिव जो है वो भी हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको जो है एक्सेसिव रेडिएशन का मिल सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेसिकली, अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स बेसिकली ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से, बेसिकली नोज़ से, माउथ से, गम से, रेक्टम से, ब्लडी स्टूल, डिहाइड्रेशन, डायरिया, फेंटिंग। बेसिकली जो सिम्टमेटिक जो है ये काफ़ी है, इनको देख के हम पता लगा सकते हैं, और रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस होता है हमारा जो टीएलडी है उसकी रीडिंग से ही पता लगा सकते हैं। हालांकि जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हैं, उनको देख के भी आइडिया लग सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है, ये सब है। तो आपको जो डॉक्टर है उसके पास आपको एडवाइस किया जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, और जो इससे रिलेटेड जैसे सिम्टम्स है वो सिम्टमेटिक जो सिम्टम्स है, यानी कि जैसे कि हमारा डायरिया है, हेयर लॉस है या नोजिया है, इन सब की जो है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के लिए बोला जाता है, ताकि आप जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट हो सके, बच सके, जो रेडिएशन का जो खतरा है वो उसको टाल सके, जो उससे होने वाले जो परिणाम है, क्योंकि रेडिएशन से होने वाली जो गंभीर बीमारी है उसको आप प्राइमरी लेवल पे शुरुआत में ही रोक सके, इसलिए एंटीबायोटिक्स की सलाह दी जाती है। देन प्रिवेंशन क्या है, इसके लिए रोकथाम क्या कर सकते हैं? अननेसेसरी एक्सपोजर के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, और जो पर्सन रेडिएशन वर्कर में जैसे कि एक्सरे वर्कर है वो काम करते हैं, तो रेडिएशन हैज़ार्ड है वो हमारे बेसिकली रेडिएशन है वो हमारी रेडिएशन हैज़ार्ड है हमारे लिए। तो टीएलडी बैच हमेशा वियर करना चाहिए, ताकि आपकी जो रेडिएशन की जो मेज़रमेंट है वो सही आए, और आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कितनी रेडिएशन एक्सपोज हुई है। और आप जो है लेड एप्रन भी पहन सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रोसीजर्स, जो हमारे फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स हैं उसमें, और नॉर्मली जो है एक्सरे करते दौरान भी आप पहन सकते हैं, जिससे आपको प्रिवेंशन होगा बेसिकली।
दो प्रोटेक्टिव शील्ड्स वगैरह हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं एक्सरे से। बेसिकली रेडियोथेरेपी में भी ये सब चीज़ें ये हमें प्रिवेंट करती है रेडिएशन एक्सपोजर से, जो हमारा एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर है। अब लेड एप्रन अगर हम हमेशा हैबिट में डाल लें कि हमें पहनना है, तो उसमें अगर एक्सीडेंटली कोई भी एक्सपोजर होता है तो उस दौरान भी आपको जो है कम रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है लेड एप्रन पहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये बेसिकली 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। अब आंसर की बात करें तो क्रोमोसोमल एब्रेशन बेसिकली क्रोमोसोमल जो कंटेंट है हमारी बॉडी में, जो बेसिकली सेल है, उसमें एक तरह से जेनेटिक कंडीशन में चेंजिंग आती है, डिसरप्शन होता है, कोई भी डैमेज होता है, उस केस में हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन। उसमें बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जो बेसिकली होता है इसमें। अब इसमें एब्रेशन जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन कई बार इसमें कोई अफेक्ट नहीं होता, कई बार हो जाता है। तो इसमें हमें लिखना है क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है बेसिकली। तो कुछ केसेस में डिजीज़ जो है वो कैरी नहीं करता, बट कुछ केसेस में करता है। जैसे कि अगर जो है क्रोमोसोम में अगर कोई चेंजेस होता है, तो आने वाली जो जनरेशन है, अगर कोई चाइल्ड बियरिंग है, प्रेगनेंसी है, तो वो हायर चांस है कि जो उसका चाइल्ड है उसमें भी क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये बेसिकली हमें खतरा है इससे। ये हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें हमारा एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम सेट्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं बेसिकली नॉर्मल से। तो ये बेसिकली एनीप्लॉइडी में भी बेसिकली इसको एनीप्लॉइडी बोलते हैं, और ये लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और ये जेनेटिक जो है डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, जिससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। इससे बेसिकली जेनेटिक जो है काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा जो क्रोमोसोम अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है पॉसिबल, तो उसको करवाना चाहिए। तो ये हमारा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। बेसिकली इसमें जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें बेसिकली चेंजेस आ जाते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, और आने वाली जनरेशन में भी हो सकता है अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है, या बेसिकली जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी आई हैव डिस्कस इन द वीडियो, तो यू कैन वॉच द biological effect of radiation. Just simply type the biological effect of radiation in Hindi by Red Tech Official for Radiographer. ये आप को जो है वीडियो मिल जाएगी, आप इजीली देख सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंस भी काफ़ी अच्छे से बताया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 8 में डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टोकास्टिक एंड नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो ये बेसिकली मैंने बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में ही कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर बेसिक मेजर इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो बेसिकली बेसिक जो मेज़र है, बेसिक मापदंड क्या ले सकते हैं आप रेडिएशन प्रोटेक्शन में आप, तो ये हमें बताना है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला है हमारा टाइम, और दूसरा हमारा इंक्रीज डिस्टेंस, और तीसरा हमारा शील्डिंग। तो टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, ये हमारे 3 बेसिकली बेसिक मेजर है रेडिएशन प्रोटेक्शन के, जिससे हम रेडिएशन जो एक्सटर्नल एक्सपोजर है उससे हम बचा जा सकते हैं। काउंटर मेजर है बेसिकली, बेसिक काउंटर मेजर। तो टाइम की बात करें तो अगर लेस टाइम अगर हम करते हैं किसी भी प्रोसीजर को करने में, तो उसमें होने वाली जो रेडिएशन का जो टाइम है, एक्सपोज रेडिएशन टाइम, वो कम हो जाता है, जिससे बेसिकली जो रेडिएशन का खतरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जितने टाइम अगर आप रेडिएशन जोन में रहेंगे या रेडिएशन जो प्रोसीजर है वो होगा, तो उतना रेडिएशन हैज़ार्ड है हमारे लिए, और उतनी बेसिकली अगर लेस टाइम अगर पीपल आर एक्सपोज टू रेडिएशन सोर्स, अगर लेस टाइम होगा तो लेस एब्जॉर्ब डोज होगी। तो इसलिए टाइम बहुत बड़ा ज़रूरी है कि जो टाइम है वो कम से कम हो किसी भी एक्सरे के दौरान या किसी भी प्रोसीजर के दौरान। देन आता है हमारा डिस्टेंस। तो प्रॉपर जो डिस्टेंस है रेडिएशन सोर्स से वो हमें मेंटेन करना है, और जिससे हमारी जो है एब्जॉर्ब डोज वो कम हो।
देन आता हमारा शील्डिंग। शील्डिंग में बेसिकली लेड के बैरियर्स यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट और वाटर भी आपको बेसिकली रोकता है रेडिएशन को और रिड्यूस रेडिएशन इंटेंसिटी। हालांकि वाटर है जो उसका यूज़ नहीं किया जाता, बेसिकली लेड का ही यूज़ किया जाता है। तो लेड एप्रन आप वियर कर सकते हैं शील्डिंग के तौर पे, या मोबाइल प्रोटेक्टिंग बैरियर्स होते हैं उसकी मदद से भी आप शील्डिंग कर सकते हैं। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनकी जो डोज है वो कम करने के लिए बेसिकली आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि जो कंटेमिनेंट्स का है, जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है वो कम किया जाए, सरफेस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, सरफेस गंदा नहीं होना चाहिए, और बेसिकली जो इन्हेलेशन है रेडियो एक्टिव मटीरियल का एयर में उसको रोकना चाहिए, यानी कि एयर की एक्सपोज में ना आए। और जो कंटेमिनेटेड फूड स्टफ्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, उनको खाने से बचें जो हमारे रेडिएशन जोन में रखा गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है जिससे हम रेडिएशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.